हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान विद आदित्य। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 2 द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये घटना है 1598 एडी की, जब वास्को द गामा एक पोर्टुगीज सेलर जो थे उन्होंने भारत की खोज की थी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। यानी यहाँ से इस रास्ते से वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी सन 1598 में। ये एक पोर्टुगीज सेलर थे और ये भारत से ट्रेड करने के मकसद से आए थे। वो गोवा में कन्क्योर कर लिए वास्को द गामा, गोवा कन्क्योर कर लिए और गोवा को ही उन्होंने भारत में कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बना दिया, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक पावर गोवा को ही भारत में बना दिया पोर्टुगीज़ का। क्योंकि वो कालीकट में मतलब पहली बार आए थे भारत में, जब केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे तो कालीकट में लैंड किए थे। उसके बाद तो कालीकट के राजा ने उनका मतलब स्वागत किया था, बहुत भव्य स्वागत किया था। लेकिन उन्हें कालीकट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वो गोवा चले गए और गोवा में उन्होंने कन्क्योर कर लिया और उसे एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी बना दिया। वास्को द गामा पहले यूरोपियन थे जो भारत पहले वर्ल्ड में थे, यूरोपियन भी थे और वर्ल्ड में भी थे जो कि भारत का खोज किए थे। और उसी से वास्को द गामा का जो केप ऑफ गुड होप जो रास्ता उन्होंने खोजा था, उसी के द्वारा दक्ष भी भारत में आए। वो 1595 एडी में आए थे और जब वो आए 1595 एडी में तो उसी के कुछ साल बाद उन्होंने दक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया। और दक्ष स्पाइस ट्रेड, वो इंडिया को सिर्फ एक स्पेसिंग स्टेशन की तरह यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ट्रेड करना था इंडोनेशिया में, स्पाइस ट्रेड करना था इंडोनेशिया में। क्योंकि भारत पहले मतलब अखंड था, तो फिर बहुत सारे देश थे, तो लेकिन फिर भी उन्हें इंडोनेशिया पसंद आया, तो फिर वो भारत को सिर्फ एक हॉल्टिंग स्टेशन, यानी कि सिर्फ रुकने के लिए उनके जहाज़ का बेड़ा जहाँ पे रुक सके वहाँ पे भारत को उन्होंने यूज़ किया और इंडोनेशिया में स्पाइस ट्रेड करने लगे। तो दक्ष भी आए तो फिर भी वो सब यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेडिंग सेंटर लगाए, जैसे कि नागापट्टनम में और मसूलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, ये सब में स्टार्ट कर दिए थे लगाना। लेकिन दक्ष का डोमिनेंस, यानी कि उनका ताकत उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी वो कोलैप्स कर गए भारत में और इंग्लिश के मतलब इंग्लैंड के हाथों डिफीट हो गए, जिससे कि दक्ष उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाया भारत में। उसके बाद केप ऑफ गुड होप के रास्ते से फ्रेंच भी आए भारत और उन्होंने भी भारत में इस यूरोपियन कंपटीशन में भाग लेना चाहा और उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्री लगाए, जैसे पौंडीचेरी में, मद्रास में, जिन्हें हम सब पुडुचेरी चेन्नई बोलते हैं, और चंद्रनगर बंगाल में है। और फ्रेंच को इंग्लिश, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश यूरोप के बड़े पावर थे उस समय, और अगर फ्रेंच को अगर भारत में जीतना था तो फिर उन्हें ब्रिटिशर्स को हराना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में लड़ाई होता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो उन्हें कर्नाटिक वार का नाम दिया जाता था और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एक ही दूसरे से ही लड़ रहे थे, जैसे कि पोर्टुगीज दक्ष इंग्लिश फ्रेंच से आपस में लड़ रहे थे। और क्योंकि उन्हें भारत का जो प्रोडक्ट्स थे उनके यूरोप में बहुत सारे डिमांड थे, जैसे कि कॉटन के, सिल्क के और स्पाइसेस जैसे कि पीपर, क्लोव, सिनामम, मतलब इलायची, गोलकी, ये सब बहुत सारे स्पाइसेस थे जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। इन सब इंडियन प्रोडक्ट्स का यूरोप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट था, तो फिर इसलिए मतलब भारत के साथ व्यापार करने के लिए, भारत को कन्क्योर करने के लिए ये इनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन था, मतलब कि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और ट्रेडिंग कंपनीज के बीच, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और उन्होंने कब्जा कर लिया और हम सबको आज़ादी हुई 1947 में। तो अब इंग्लिश के बारे में देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के बारे में, कि उन्होंने कहाँ का फैक्ट्री लगाई, कौन से रास्ते से आए। तो फिर वो आए यहाँ पे केप ऑफ गुड होप से, और 1600 एडी में वो आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था और उन्होंने 200 साल तक भारत पे राज किया।
वो बहुत सारे फैक्ट्री लगाए, जैसे कि मसूलीपट्टनम में, पटना में, ढाका में, जो कि वेस्ट बांग्लादेश में चला गया है, और सेंट जॉर्ज चेन्नई में, बॉम्बे में, सुतांती, कालीकट, गोविंदपुर, और मतलब बहुत सारे ऐसे ही, वो उन्होंने तो पूरे भारत पे कब्जा कर रखा था। तो फिर उनके लिए तो ये सब छोटे मोटे फैक्ट्रीज, उन्हें तो पूरे भारत में फैक्ट्री, उनके तो बहुत पूरे भारत में फैक्ट्रीज थी। यहाँ पे एक फन फैक्ट है, कालीकट और गोविंदपुर दोनों मिलकर कलकत्ता शहर का निर्माण करते हैं, जिन्हें आज हम कोलकाता बोलते हैं। फैक्ट्री सुतांती की जो फैक्ट्री थी उन्हें फोर्टिफाइड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और मुगल एम्पायर औरंगजेब ने ब्रिटिश कंपनीज को यह छूट दे दी थी कि वो बिना कस्टम ड्यूटी दिए ही बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। और 1717 में एक और मुगल एम्पायर फारूक सियार ने भी उन्हें एक फरमान दे दिया, जिससे कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा छूट मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो मुगल के जो भी मुगल एम्पायर थे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस में थे भारत में, तो फिर उन्हें खुश करना था ब्रिटिशर्स को। तो फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्हें दी, बहुत सारे मशीन्स, ये सब ब्रिटिशर्स ने भारत लाया, और मुगल एम्पायर को मतलब उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की, जिससे कि वो बहुत खुश हो गए, उन्हें मतलब कस्टम ड्यूटी देने से मना कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ब्रिटिशर्स अपना डोमिनेंस फैलाते भारत में, उससे पहले पोर्टुगीज़ ने गोवा पे कब्जा कर रखा था और अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर रहे थे। और डक्स भी यहाँ पे ऐसे तो हॉल्टिंग स्टेशन के लिए आए थे, हॉल्टिंग के लिए, लेकिन फिर भी वो भारत तो पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो उन्हें भी भारत के साथ ट्रेड करना था, इसलिए वो भारत में बहुत ज़्यादा बहुत सारे टेरिटरीज को कंक्योर करने लगे और भारत से ट्रेड के रिलेशनशिप बनाने लगे। तभी एक ब्रिटिश एम्पायर सर थॉमस रो, जो कि मुगल एम्पायर जहांगीर से एक परमिशन ले लिए थे कि उन्हें सूरत में वो फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल गया जहांगीर से और औरंगजेब से और फारूक सियार से, जिससे ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ गया भारत में। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पे बिगिनर्स थे भारत में, इसलिए उन्हें धीरे धीरे एक्सपेंड करने में टाइम लग रहा था। यहाँ पे पोर्टुगीज़ ने बॉम्बे को भी कॉन्क्योर कर रखा था, तो किंग चार्ल्स II ने एक पोर्टुगीज़ प्रिंसेस से शादी किया था, इसलिए उन्हें दहेज में उस पोर्टुगीज़ प्रिंसेस का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रागैंजा, इसलिए उन्हें दहेज में मिल गया बॉम्बे। तो बॉम्बे को किंग चार्ल्स II ने दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने में और ज़्यादा आसानी हो गया। तो 2 पोर्ट अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थे, अब उन्हें भारत में और डोमिनेंस बढ़ाना था। तो पोर्टुगीज़ से तो अच्छे संबंध बन गए थे, और दक्ष तो सिर्फ एक हॉल्टिंग स्टेशन के लिए आए थे। अब ब्रिटिशर्स को मुकाबला करना था फ्रेंच से, जो कि फ्रेंच भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल पावर था यूरोप में, और ब्रिटिशर्स अगर फ्रेंच पार कर लेते तो फिर वो भारत को अच्छे से डोमिनेंस अपने फैला सकते थे भारत में, इसलिए उन्होंने फ्रेंच से युद्ध करना चाहा, जिसे कर्नाटिक वार का नाम दिया गया। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार 1742 में हुआ, जब यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुआ, तो फिर वो भारत में भी वो आग पहुंच गई लड़ाई की, और भारत में भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुआ। ये 1748 में यूरोप में एंड हुआ, और 1748 में इंडिया में भी एंड हो गया। इसमें कोई भी हारा ना कोई जीता, इसमें कोई भी टेरिटोरियल गेन नहीं हुआ दोनों ही कंपनीज़ को, यानी कि कोई भी कंक्योर ज़्यादा अपनी ज़मीन को एक्सपेंड नहीं कर सके, और दोनों के बीच में राइवलरी और बढ़ गई, मतलब दुश्मनी और बढ़ गई, और टेरिटरी और ट्रेड के लिए लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गया। ये वार साउथ इंडिया के रूलर्स के लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल था, क्योंकि वो अपने ही रीजन में दो कंपनीज़ का लड़ाई नहीं रोक पाए, इसलिए ये नवाब ऑफ कर्नाटिक जो थे, मतलब कर्नाटिक को अभी कर्नाटका हम सब कहते हैं, तो फिर जो वहाँ के नवाब थे वो ही इस युद्ध को नहीं रोक पाए अपने ही एरिया में, जो कि बहुत ज़्यादा शेमफुल था।
एक डुप्लेक्स गवर्नर जनरल था फ्रांस का, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल और फार साइटेड गवर्नर जनरल था, जो कि फ्रांस की आर्मी को मतलब उपदेश देता था, जिससे कि डुप्लेक्स एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था, कैपेबल गवर्नर जनरल था, इसलिए कि वो बहुत सारे युद्ध भी जीता था। और ब्रिटिशर्स को डुप्लेक्स से बहुत नफरत थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के राइवलरी थे फ्रेंच, और फ्रेंच में एक कैपेबल गवर्नर जनरल थे डुप्लेक्स, जो कि ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर रहे थे, जिससे कि साउथ इंडिया में फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ इस कर्नाटिक वार के बाद, फर्स्ट कर्नाटिक वार के बाद। अब सेकेंड कर्नाटिक वार होता है उसी के 1 साल बाद 1749 में, और ये खत्म होता है 1754 में, जिसमें कि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों के रूलर्स डाइड हो गए, मतलब मर गए, जिससे कि हुआ ये कि अगर राजा मर गया तो फिर उसके बाद तो मतलब आएगा कोई गद्दी पे बैठेगा, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने अपने अपने पपेट रूलर को रखना चाहा, यानी कि जो कर्नाटक और हैदराबाद में जो रूलर रहेंगे वो या तो फ्रेंच के आदेश से चलेंगे या तो ब्रिटिश के आदेश से चलेंगे, बस वो ऐसे ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनको संभाल रहा है फ्रेंच, उनको संभालेगा फ्रेंच या फिर ब्रिटिशर्स। तो फिर इसी के बीच इसी से लड़ाई हो गया दोनों में, फ्रेंच में ब्रिटिशर्स में, कि कौन अपने पपेट रूलर को रखेगा, जिसमें कि फ्रेंच हार मान गए, और वो उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की, जिसमें कि डुप्लेक्स को अगर फ्रेंच नहीं भेजा गया तो फिर फ्रांस नहीं भेजा गया तो फिर ब्रिटिशर्स और ज़्यादा युद्ध को एक्सपेंड करेंगे और फ्रेंच को इंडिया से खदेड़ देंगे। तो डुप्लेक्स को बाहर भेज दिया गया फ्रांस में, और जिससे कि सेकेंड कर्नाटिक वार से ब्रिटिशर्स के प्रेस्टीज को, यानी कि सम्मान को और ज़्यादा बूस्ट मिला इंडिया में, और वो कर्नाटक ये युद्ध जीतने का ब्रिटिशर्स अपने पपेट रूलर को रख दिया कर्नाटक में और हैदराबाद में, जिससे कि ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस और बढ़ गया इंडिया में। तो फिर अब उसी के 3 साल बाद 1757 में 1757 से 1763 में थर्ड कर्नाटिक वार हुआ, जिससे ये हुआ इसलिए क्योंकि यूरोप में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में फिर से लड़ाई हो गया और वो फिर से इंडिया पहुंच गया, जिससे कि ब्रिटिशर्स जीत गए और फ्रेंच का जो सपना था कि इंडिया कन्क्योर करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे, ये सारा बिखर गया। और यह वार 1763 में यूरोप में एंड हुआ और फ्रेंच ने अपना हार मतलब मान लिया 1760 में, जिससे कि फ्रेंच का जो सपना था वो चूर चूर हो गया और अब ब्रिटिशर्स को हराने वाला कोई नहीं था, सिर्फ यूरोप में कोई भी राइवल्स नहीं था जो ब्रिटिशर्स को हरा सकता था, जिससे कि ब्रिटिशर्स यूरोप में सबसे आगे हो गए और अब उन्हें लड़ना था इंडियन रूलर्स से। तो इंडियन रूलर्स तो पहले आपस में लड़ते रहते थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और भारत पे कब्जा करना चाहा। ब्रिटिशर्स के लिए ये काम थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन फिर भी उनके पास ब्रिटिश का उस समय में सबसे ज़्यादा नेवी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी ब्रिटिशर्स की, जिससे कि उन्हें सप्लाई में वेपन्स के, मनी के सब सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आती थी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्योंकि फ्रांस में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन भी हुआ था और बहुत फ्रांस में करप्ट गवर्नमेंट भी थी और वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, जबकि यहाँ पे इंग्लैंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ और वहाँ पे कैपेबल लीडरशिप था। और डुप्लेक्स को जब फ्रांस फिर से भेज दिया गया तो रॉबर्ट क्लाइव एक जो क्लर्क थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो सेना को मतलब बताते थे कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये मतलब वो गवर्नर जनरल की तरह काम करते थे, लेकिन वो थे क्लर्क, और जिससे कि वो कैपेबल लीडरशिप थे, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल लीडर थे और फार साइटेड डुप्लेक्स से भी ज़्यादा थे, लेकिन डुप्लेक्स भी कम नहीं था, लेकिन उससे तो फ्रांस भेज दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में 8,000 की सेना लेकर 40 से 60,000 के इंडियन रूलर्स के सेनाओं को हरा दिया, जिससे कि ये पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज़्यादा कैपेबल और फार साइटेड लीडर थे। अब बात आती है भारत को कन्क्योर करने की, तो सबसे उस वक्त रिच प्रोविंस था बंगाल का प्रोविंस, जिसमें कि फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को एक फरमान दिया था जिसमें कि वो बिना कस्टम ड्यूटी पे किए ही बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं
जिससे कि सिराजुद्दौला को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिनसे कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ फारुखसियार के इस फरमान से, इसलिए वो ब्रिटिशर से लड़ना चाहे और उन्होंने कासिम बाज़ार फैक्ट्री को पूरी तरह से अटैक कर दिया और इंग्लिश के शिप को, मतलब इंग्लैंड के जो शिप थे उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया, जिससे कि कलकत्ता ब्रिटिशर्स के हाथों से निकलती जा रही थी। और ये जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो फिर वो सेना लेके कलकत्ता आए, चेन्नई से कलकत्ता, जिससे कि दोनों में एक मेजर वॉर हुआ जिसे हम सब कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।